दोस्तों, जब से मैंने सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक आप में से कई लोगों ने उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेरी गलतियाँ बताई और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शुरुआती कुछ वीडियोज़ में मेरे बोलने का तरीका, मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी से रिकॉर्ड नहीं हुई थी और इसीलिए वीडियो अच्छे नहीं बन पाए। लेकिन समय के साथ मैं इसको ज़रूर सुधारूंगा, बल्कि हम साथ मिलकर इस जर्नी को सही ट्रैक पर लाएंगे। तो अभी वीडियोस की बात चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि आप में से कई दोस्त कमेंट्स में मुझे बड़े कमाल के सवाल पूछते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम एक ऐसे ही सवाल के साथ शुरू करने वाले हैं। एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि सीरियल किलर क्यों सिर्फ बच्चों और औरतों को ही मारते हैं, मतलब सिर्फ कमजोर को ही क्यों निशाना बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिसने नौजवान लड़कों को अपना निशाना बनाया और उसने एक दो नहीं बल्कि कुल 17 लोगों की हत्या की थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हो और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही डार्क कंटेंट से जुड़ी हर एक चीज़ इस चैनल पर आती रहती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और पास रखे बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। 22 जुलाई 1991 की रात की बात है, जब एक पुलिस वैन पेट्रोलिंग कर रही थी। रात के करीब 11:30 बजे थे। उस अंधेरे में अचानक से एक 30 साल का ब्लैक मैन उस पुलिस की गाड़ी से टकराया। पुलिस इसे चौंक गई थी और उन्होंने तुरंत ही अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। जब पुलिस गाड़ी से बाहर आए तो उन्होंने उस आदमी को अपने हाथ सर के पीछे ले जाकर पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी अपने हाथ ऊपर नहीं कर रहा था। तब एक ऑफिसर की नज़र उस आदमी के हाथों पर पड़ी। वो हैंडकप से बंधा हुआ था। जिसके बाद ऑफिसर ने अपने पास रखी चाबियों से हैंडकप खोलने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब ऑफिसर ने उससे पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तब उसने बताया कि एक अपार्टमेंट में एक साइको आदमी रहता है, उसने की। पुलिस तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ गए। पुलिस ने उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद वह दरवाज़ा एक 30 साल के आदमी ने खोला। वह 6 फीट लंबा, चेहरे पर बड़े बड़े ग्लासेस लगाया हुआ, जिसके सैंडी कलर के बाल थे। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि जेफरी डामर था। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। जेब ने उन तीनों ऑफिसरों को अंदर बुलाया। वो रूम वैसे छोटा ही था, लेकिन रूम में हर चीज़ वेल फर्निश्ड और हर चीज़ अच्छे से रखी हुई थी। दीवारों पर कई तस्वीरें लगाई हुई थी, लेकिन उनमें से एक तस्वीर अच्छे से फ्रेम करके रखी हुई थी। वो तस्वीर एक नेक्ड मॉडल की थी। जेब उन पुलिस ऑफिसर से अच्छे से कोऑपरेटिवली बात कर रहा था, जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो, सब नॉर्मल हो ऐसे। जेब ने बताया कि वह पास ही की चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस ने उस ब्लैकमैन, जिसका नाम एडवर्ड है, उसके बारे में जेब से पूछा, लेकिन जेब चुप रहा। फिर एक ऑफिसर ने कहा कि वो आदमी कह रहा था कि तुमने उसे हैंडकप से बांधकर चाकू से मारने की कोशिश की। तब जेब ने कहा कि मैं किचन में उस हैंडकप की चाबी लेने गया था और जब मैं बाहर आया तो एडवर्ड वहाँ नहीं था। जेब ने आगे कहा कि शायद मैंने उस हैंडकप की चाबी बेडरूम में रखी है, और उसने इशारे से ऑफिसर को बेडरूम में जाकर चाबी लाने के लिए कहा। लेकिन जेब को अचानक से पता नहीं क्या याद आ गया। वह उस ऑफिसर के रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तभी दूसरे ऑफिसर ने उसके बेडरूम में बेड पर पड़ा हुआ बड़ा सा चाकू देखा। उस रूम में एक अलमारी का दरवाज़ा भी खुला था, जिसमें कई नेक्ड मॉडल्स की तस्वीरें पड़ी हुई थी। ऑफिसर ने पास जाकर देखा तो उन तस्वीरों में कई इंसानी खोपड़ियाँ की तस्वीरें थी। इसके बाद कुछ तस्वीरों में कटे हुए मानव अंग थे। कुछ तस्वीरों में इंसानी सड़ी हुई बॉडीज भी थी। उस ऑफिसर को इतना तो यकीन हो गया था कि वह तस्वीरें किसी मूवी या डेकोरेशन की बिल्कुल नहीं थी। वह तस्वीरें असली इंसानों की थी और उसी बेडरूम में खींची गई थी। उस ऑफिसर ने वह तस्वीरें दूसरे ऑफिसर को दिखाई। जेब को यह देखकर लगा कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, इसलिए जेब वहाँ से तुरंत भागने लगा। लेकिन तभी उन दोनों ऑफिसर ने जेब को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी जेब उनसे संभल नहीं रहा था। जेब ने एक ऑफिसर के थाइस पर दांतों से काट लिया। वो ऑफिसर दर्द से चिल्ला रहा था। तभी तीसरे ऑफिसर ने अपने रेडियो से एक और गाड़ी का बैकअप मंगाया। 11:50 पर पुलिस की दूसरी गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई थी। तब तक उन 3 ऑफिसर्स ने जेब को काबू कर लिया था। जेब को तुरंत हैंडकप पहनाकर वहां से ले जाया गया और इस तरह जेब को आखिरी बार पकड़ा गया था। उस पुलिस कार में एडवर्ड भी बैठा हुआ था। एडवर्ड ने कहा कि जब मैं जेब के रूम में था तब मैंने बियर लेने के लिए जब फ्रिज खोला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उस फ्रिज के निचले हिस्से में कार्डबोर्ड रखा हुआ था और उसमें कई इंसानी सर रखे हुए थे। मैंने यह देखकर तुरंत फ्रिज बंद कर दिया था। जेफ ने तब कहा था कि मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे मर जाना चाहिए। पुलिस ने उस रात फॉरेंसिक और क्रिमिनल ब्यूरो को जेब के अपार्टमेंट भेज दिया था।
जिसके बाद उस टीम ने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उस रात टीम ने कुल 106 तस्वीरें ली थी। उस रूम में उन्हें एक बड़ा नीला रंग का ड्रम मिला। उसमें नॉक्सियस केमिकल डाला हुआ था। उस ड्रम को निकालने के लिए उनको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और यह सभी चीज़ें आधी रात को चल रही थी। सुबह करीब 7:30 बजे उनकी छानबीन खत्म हुई, लेकिन अगले 2 हफ्तों तक जेप ने अपने बारे में कई राज खोले जो किसी आम इंसान के सोच से परे थे। जेप और क्रिमिनल्स जैसा नहीं था। उसने बड़े आराम से अपनी करतूतों को पुलिस के सामने रखा। उसमें कोई डर नहीं था। जेप ने कहा कि अब जाकर मेरे मन का बोझ हल्का हुआ है। अब जाकर मुझे रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। जेप ने डिटेक्टिव से कहा कि मैंने 16 लोगों की हत्या की है और ये सब मैं पिछले 4 सालों से अंजाम देता आ रहा हूँ, और अभी पिछले हफ्ते ही मैंने उनमें से 6 लोगों की हत्या की थी। उनको मारकर मैंने अपने उस ब्लू ड्रम में पिघलाया है और कुछ को काट कर पॉलीथिन में भरकर कई जगह फेंक कर आया हूँ, और जब मैं ये सब करता था तब उनके सर में अपने पास रख लेता था इनाम के तौर पर। यह सब मैंने 1978 से शुरू किया था और अपने पहले दिन विक्टिम्स अपनी ग्रैंड मदर के घर मारा था। उसके बाद वहीं पर उन्हें काटा था, और एक सर को डिकम्पोज करने के लिए 1 घंटा लग जाता है, और ये सब काम काफ़ी थका देने वाले होते हैं। दोस्तों, ये कहानी का क्लाइमैक्स था। अब आपको इतने भयानक और ख़तरनाक किलर ने क्या किया है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन ऐसे खतरनाक किलर की ज़िंदगी क्या थी? उसे क्या ऐसा फेस करना पड़ा, या उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्या चीज़ें घटी जिससे जेप ने अपना रास्ता ही बदल लिया? उसने ये क्यों किया? क्या जेप बचपन से ही ऐसा था? यह सभी चीज़ें आने वाली कुछ वीडियोज़ में आपको बारीकी से समझाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा और कोई भी पॉइंट मिस मत करना। जेप की लाइफ कहीं पर भी आपको बोर नहीं करेगी और अंततः यह रोमांच बना रहेगा। लियोनार्ड हर्बर्ट दामर और एनेटी जॉयसी फ्लिंट जो जेप के माता पिता थे, उनकी शादी 22 अगस्त 1959 में हुई थी। शुरुआत में दोनों में हमेशा ही झगड़े होते थे। लियोनार्ड काफ़ी होशियार और शांत लड़का था, इंट्रोवर्ट टाइप सा। उसने केमिस्ट्री में साइंस डिग्री मार्क्यूटी यूनिवर्सिटी से ली थी। जॉयसी एक टेलीफोन ऑपरेटर थी और बाद में अच्छे पोस्ट पर गई थी। उन दोनों में बस एक बात कॉमन थी, दोनों बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान थे जो हमेशा ही खुद के बारे में सबसे पहले सोचते थे। लियोनार्ड हमेशा ही अपने काम में बिजी रहता था। वो अपना ज़्यादातर समय लेबोरेटरीज में बिताता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही जॉयसी प्रेग्नेंट हो गई थी। 21 मई 1960 को उन्हें एक बच्चा हुआ। उस बच्चे के ये सुनहरे बाल थे, नीली आंखें थी। बच्चा दिखने में सुंदर था। जाहिर है दोनों माता पिता दिखने में अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने उसका नाम जेफरी लियोनार्ड रखा। शुरुआती कुछ साल उस बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल रहे, क्योंकि एक तो वो हमेशा ही बीमार रहता था और एक बार तो वह जमीन पर गिर गया था जिससे उसकी चीन पर गहरी चोट आई थी। तब जेब सिर्फ 1.5 महीने का था। दोनों पेरेंट्स जेब के आने से बहुत खुश थे और वह उसका हर एक खुशनुमा पल कैमरे में रिकॉर्ड करते थे। उसकी बातें डायरी में लिखते थे। 3 साल के जेब ने अपनी पहली प्रार्थना याद कर ली थी और वो कुछ इस प्रकार थी। नाउ ले मी डाउन टू स्लीप, आई प्रे द लॉर्ड माई सोल टू कीप, गॉड ब्लेस एवरीवन, मेक जेफी अ गुड बॉय, आमेन। 1962 में लियोनार्ड को एमएससी की डिग्री मिल गई थी। तब डैमर फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। जेब बचपन में बहुत ही शाय था, ऐसा उसकी माँ कह देती, और इसी वजह से जेब को बाकी लड़कों से दोस्ती करने में दिक्कत होती थी। 19 मार्च 1964 में जेब के कान में इन्फेक्शन होने की वजह से सर्जरी करनी पड़ी। जेब को वह सर्जरी याद थी। जेब को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिए हो। बाद में जेब ने इसके बारे में अपनी माँ से भी पूछा था। जेब की माँ हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ रहने की कोशिश करती थी। बचपन में जेब के ना के बराबर दोस्त थे। शायद वह बहुत शाय था इसीलिए, लेकिन थोड़े बड़े होने पर उसके 2 दोस्त बने, जिसमें एक ब्लैक और एक वाइट दोस्त था। वो हमेशा ही अपने घर के पास पड़ी हुई बड़ी बड़ी पाइस में खेलते थे। बचपन में जेब अपने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी की खिड़कियों पर टहनियाँ फेंक कर भाग जाता था, जिससे कई बार खिड़कियों के कांच टूट जाते थे, जिसके चलते एक बार तो जेब को ढूंढते ढूंढते पुलिस आ गई थी और इस वजह से जेब के पेरेंट्स को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा था। जेब को छोटे छोटे प्राणियों, इंसेक्ट से बहुत ही लगाव था। वो घंटों तक उन्हें दिखता रहता था। 1966 का साल डैमर परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल साल रहा। उस साल जॉयसी हाइपर सेंसिटिविटी डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिससे वो हमेशा ही अग्रेसिव रहती थी और हमेशा गोलियां खाती थी। एक बार तो उसने कई गोलियां खाकर सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। जॉयसी को लगता था कि लियोनार्ड हमेशा ही अपनी स्टडीज में खोया रहता है और घर में ध्यान नहीं देता है। इसका असर जेब पर हुआ। उसके स्कूल से कंप्लेंट आने लगी। जॉयसी ने इसके लिए एक उपाय ढूंढा। उसने लियोनार्ड से कहा कि वह और एक बच्चा चाहती है, और इस बार लियोनार्ड को उसकी बात माननी पड़ी और कुछ ही महीने बाद जॉयसी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। तब तक लियोनार्ड ने अपने डॉक्टर की पूरी कर ली थी, जिसके बाद उसे जॉब लगी, लेकिन दूसरे शहर में।
इसलिए डामर परिवार को फिर से दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा। इस दौरान जेब पर दोनों पेरेंट्स का ध्यान हट गया था। दोनों भी काफी सेल्फ सेंटर्ड थे और इसी वजह से जेब और प्राइवेट और शांत हो गया था। जेब एक भाई चाहता था और अपनी माँ से हमेशा कहता था कि मुझे मेरे साथ खेलने के लिए एक भाई चाहिए। 16 दिसंबर को जॉयसी को लड़का हुआ। जेफरी तब तक 6 साल का हो चुका था। उस बच्चे का नाम डेविड रखा गया। बच्चा होने के बावजूद भी जॉयसी का डिप्रेशन कम नहीं हुआ था। जॉयसी को डर था कि डेविड के आने के बाद जेब में इनसिक्योरिटी पैदा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेब अपने भाई से बहुत प्यार करता था। जॉयसी को अपने पड़ोस में आने वाली आवाज़ें पसंद नहीं थी। वो छोटी सी आवाज़ से भी परेशान हो जाती थी, इसलिए उसने लियोनल से वह घर भी बदलने को कहा और कुछ ही दिनों बाद वह फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। जेब को वहाँ नए स्कूल में एडमिशन कराया गया। वहाँ पर भी जेब के नए दोस्त बनने में दिक्कत होने लगी, लेकिन कुछ दिन उस स्कूल में बिताने के बाद उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई। दोनों हमेशा ही साथ में खेलते थे। एक दिन ऐसे ही जेब और वह दोस्त गार्डन में खेल रहा था। जेब अचानक से उस लड़के का गला दबाने लगा। जेब उसको किस करना चाहता था, लेकिन इस कोशिश में जेब को पता ही नहीं चला कि वह उस लड़के का गला दबा रहा है। जेब ने उस लड़के को यह बात टीचर को नहीं बताने के लिए कहा, लेकिन बाद में उस लड़के ने वह बात टीचर को बता दी, जिसके बाद जेब को पनिश किया गया। इस इंसिडेंट के बाद जेब को दूसरों पर ट्रस्ट करने में दिक्कत आने लगी। उसे लगा कि इतनी सी बात पर उसे इतना पनिश करना सही नहीं था। इतनी छोटी सी बात से जेब के जीवन में आगे चलकर बहुत प्रभाव पड़ने वाला था। इसके बाद जेब स्कूल में साइलेंट सा रहने लगा। वो अपने सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर करने से झिझकता था। उस स्कूल में एक टीचर जेब को हमेशा ही सपोर्ट करती थी और इसीलिए जेब को वो टीचर अच्छी लगती थी। एक बार जेब ने उस टीचर को टैडपोल्स गिफ्ट किए। वह अजीब गिफ्ट टीचर को पसंद तो नहीं आया, लेकिन जेब का दिल न दुखे इसलिए उसने कहा कि वाह कितना बढ़िया गिफ्ट है जेब। टीचर ने उन टैडपोल्स को अपनी क्लास की खिड़की पर रख दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जेब को वो टैडपोल्स उस खिड़की पर नहीं दिखे। जेब को लगा कि शायद टीचर ने वो टैडपोल्स अपने घर ले गए होंगी। एक दिन जेब खेलते खेलते अपने घर के पीछे गैरेज में गया, जहाँ पर उसे एक कंटेनर में वही टैडपोल्स दिखे। ये देखकर जेब को शॉक लगा। टीचर ने खुद वह टैडपोल्स वहाँ रखे थे। उसे फिर से धोखा मिला था, ऐसा जेब को लगा। उसने उस गैरेज से ऑयल लिया और उस कंटेनर में डालकर आग लगा दी और उन सभी टैडपोल्स को मार दिया। एक दिन जॉयसी को टहलते हुए एक घर दिख गया, जिसके बाद जॉयसी ने जिद पकड़ ली कि उसे वह घर खरीदना ही चाहिए। इसलिए मजबूरन लियोनल को वह घर खरीदना पड़ा। एक ही साल में 3 बार और शादी के 6 बार उन्हें जॉयसी की वजह से घर बदलना पड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया जेब का शाय नेचर कम होता गया। उसके अब कई सारे दोस्त बना लिए थे। वो स्कूल बैंड के ग्रुप का हिस्सा बन गया था, लेकिन फिर भी ज्यादातर वह शांत मतलब काम और कंपोज उसकी पर्सनालिटी बन चुकी थी। वो ग्रुप में ज्यादा रहना पसंद नहीं करता था और इसीलिए वह कहता था कि ग्रुप को एंजॉय करना मेरे बस की बात नहीं है। स्कूल में जेब का डेविड बोसवर्ल्ड नाम का दोस्त बना। जेब की उससे अच्छी बनती थी और जेब उससे अपने सीक्रेट शेयर करता था। जेब एक अजीब सा गेम खेलता था, शायद वह उसकी फैंटेसी थी जो वह कई सालों से अपने खुद के साथ ही खेलता था, और वही फैंटेसी वह डेविड के साथ शेयर करने वाला था। डेविड ही वह पहला और शायद आखिरी इंसान था जिसको जेब ने अपनी फैंटेसी बताई थी। जेब जब भी चिकन खाता था तब उस चिकन की हड्डियां ब्लीच पाउडर में डालने की जिद करता था। तब उसके पापा लियोनल को लगता था कि यह सिर्फ छोटे बच्चे की क्यूरियोसिटी हो सकती है। जेब उस वक्त सिर्फ 9 साल का था। 1970 में जॉयसी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिससे उस परिवार में फिर टेंशन का माहौल रहने लगा। जेब यह सब देखकर कहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। उस दौरान एक ऐसा समय भी आया जब जॉयसी को 1 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। तब जेब खुद को अपनी माँ की बीमारी के लिए जिम्मेदार मानता था। उसे याद था कि जब उसका बर्थडे था तभी से उसकी माँ डिप्रेशन में थी। जेब कभी कहता नहीं था, लेकिन वह अपनी माँ की बहुत केयर करता था। डेविड डामर जो जेब का भाई है, वह बताता है कि मेरे भाई को गुस्सा बहुत आता था। उसमें फीलिंग्स थी, लेकिन उसे वह जाहिर नहीं कर पाता था। जब भी जेब को गुस्सा आता था वह हमारे घर के आगे वाले जंगल में कुल्हाड़ी लेकर जाता था और जोर जोर से पेड़ों को काटने लगता था। पेड़ों पर कुल्हाड़ी के घाव की आवाज़ हमें घर तक आती थी। बहुत से सीरियल किलर और मर्डरर्स में देखा गया है कि वह खुद को समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। खुद को वह दूसरों से अलग पाते हैं। खुद को एक शेल में बंद कर लेते हैं। इससे जुड़ा एक केस मैं आपको बताता हूँ। अल्जीरिया में एक शख्स ने बीच पर एक आदमी का कत्ल कर दिया था। जब उसे अरेस्ट किया गया तब उसने बताया कि मैं बहुत बोर हो रहा था और इसलिए मैंने हत्या की। जब उसके केस की स्टडी की गई तब पता चला कि वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार से बस इसलिए चला गया था क्योंकि उसे सिगरेट नहीं मिल रही थी। तो इससे यह बात पता चली कि ऐसे लोग मेंटली इमोशंस को ब्लॉक कर लेते हैं, हमारी दुनिया से इमोशनल अटैचमेंट निकाल लेते हैं। जेब भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसकी खुद की डार्क फैंटेसी उसे बर्बाद करने वाली थी और जो भी जेब के करीब जाता था उसकी फैंटेसी का शिकार हो जाता था। एक घर में रहने के बावजूद जेब अपने परिवार से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था। वो अपनी माँ की केयर करता था, लेकिन कभी यह जताता नहीं था।
और शायद इसी वजह से उसकी माँ जेब से इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बना पाई। जेब जब जवान हुआ तब भी उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखे। ना ही वह किसी के साथ रिलेशनशिप में गया और ना ही कोई उसका बेस्ट फ्रेंड था जिससे वो अपनी लाइफ शेयर कर सके। वो बस अकेले ही कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठा रहता था। लेकिन कुछ सालों बाद उसके घर के पड़ोस में रहने वाला लड़का जो जेब से करीब 3 साल बड़ा था, दोनों एक दूसरे के करीब आए। उसका नाम एरिक टाइसन था। करीब आने के बावजूद जेब उसे इमोशनली अटैच नहीं हो पाया। एरिक को वह एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखता था। उन दिनों जेब शराब भी पीने लग गया था। जेब का हमेशा स्कूल में मजाक बनाया जाता था क्योंकि वह शांत था और दूसरा वह अकेले रहता था, जिससे उसके क्लास में उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे। इसके कारण जेब की पढ़ाई पर असर हुआ। उसके ग्रेड्स अचानक से कम हो गए। जेब होनहार और होशियार लड़का था, इसलिए टीचर्स और उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी थी। इसलिए लियोनल ने उसके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर को हायर किया। जेब ने अपने लिए उसके घर से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी जैसा कुछ बनाया था जिसमें जेब घंटों तक अकेले बैठा करता था। एरिक कई बार उस जगह जाया करता था, तब उसे उस झोपड़ी में कई छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट की खोपड़ियाँ वहाँ सजाई हुई दिखती थी। एक डिब्बे में उसने मरे हुए इंसेक्ट को जमा करके रखा था। जेब ने उस झोपड़ी के पास मरे हुए पक्षियों को दफनाने के लिए जगह बनाई थी। डेविड जो जेब का भाई था, उसे यह बात पता थी। डेविड इस बात से खुश था कि उसका भाई छोटे प्राणियों की कितनी केयर करता है। स्कूल में भी वह बायोलॉजी की क्लास में ऐसे ही कारनामे करता था। एक दिन ऐसे ही बायोलॉजी की क्लास में मरे हुए पिग को एग्जामाइन करने के लिए लाया गया था। जब क्लास खत्म हुई तब उस पिग को फेंकने के लिए जा रहे थे, तब यह जिम्मा जेब ने खुद पर ले लिया। जिसके बाद जेब ने वह पिग गैरेज में ले जाकर उसकी पूरी चमड़ी निकाल ली और उस पिग का सर अपने साथ ले लिया। और यह सब उसने अकेले किया था। बाकियों को उसका यह बिहेवियर कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा क्योंकि उस उम्र के बच्चों में किसी न किसी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी होती है। उसकी जेब के पापा उसके लिए खुश थे कि कम से कम उसे किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो था। जाहिर है कि जेब बाकी सब्जेक्ट में काफ़ी बुरा था। कुछ समय बाद जेब की यह क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। वह हाईवे पर जाकर मारे गए जानवरों को घर लाकर उसकी चिरपाड़ करता था। उसे जानवरों के शरीर के अंदर क्या है ये जानने की बड़ी उत्सुकता होती थी। यह सिलसिला करीब 2 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इस दौरान जेब ने कभी भी किसी जानवर को खुद से मारकर कभी एग्जामाइन नहीं किया। जेब का कहना था कि उसे जानवरों को मारने में या मरते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस उनकी डेड बॉडीज में इंटरेस्ट था। जेब हाईवे से कुत्ते, लकड़हारा जैसे जानवरों को घर लाता था। एक दिन ऐसे ही उसे साइज में काफ़ी बड़ा डॉग मिला, जिसके बाद जेब ने वह घर ले आया। वहाँ पर उसने वह काटा, जिससे उस डॉग का बहुत सारा मांस निकला, जिसे जेब ने जंगल में फेंक दिया। उस डॉग का स्केलेटन काफ़ी बड़ा था, इसलिए जेब उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। इसलिए उसने यह स्केलेटन जंगल में एक पेड़ पर लटका दिया। कुछ दिन बाद एक ग्रुप उस जंगल में घूमते घूमते उस स्केलेटन के पास पहुंचे। शुरुआत में तो वह काफ़ी डर गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस स्केलेटन की एक फ़ोटो क्लिक की जो बाद में अखबार में भी छपकर आई थी। 16 के होते होते जेब ने अपने स्कूल में मारिजुआना सप्लाई करना शुरू कर दिया था। उसके बदले जेब बाकी स्टूडेंट से पैसे लेता था और खुद भी ज़्यादातर उसी के नशे में रहता था। 17 साल के होने तक उसको मास्टरबेशन की आदत तो पहले से ही थी, लेकिन अब वह यह चीज़ दिन में 3 बार करने लगा था। तब उस दौरान उसे पता चला कि मार्केट में नेक्ट मेल मॉडल्स की मैगजीन मिलती है, जिसे वह खरीद के लाने लगा था। उस उम्र के लड़कों में ऐसी फैंटेसीज होना आम होता है, लेकिन जेब उन फैंटेसी वर्ल्ड में और ज़्यादा घुसता जा रहा था। जेब के सामने से हर रोज़ एक आदमी जॉगिंग करने के लिए गुजरता था। जेब हर रोज़ उस आदमी को देखता था और अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को इमेजिन करता था, लेकिन उसे पता था कि वह ऐसे ही उस आदमी के पास जाकर अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर सकता है। जेब ने सोचा कि क्यों ना मैं उसे सर में मारकर उसे जंगल में ले जाकर क्यों ना अपनी फैंटेसीज पूरी करूं। दूसरे दिन जेब इसी की तैयारी में लग गया। दूसरे दिन जब आदमी के आने का टाइम हुआ, जेब वो हाथों में बेसबॉल बैट लेकर एक पेड़ के आड़ में छुप गया। लेकिन उस आदमी की शायद किस्मत अच्छी थी, वह उस दिन आया ही नहीं और जेब को उस दिन मौका नहीं मिल पाया। वो अपनी बेसबॉल बैट और अपनी फैंटेसीज के साथ वापस घर लौट आया। ऐसे सेक्सुअल फैंटेसीज हम सब में होती है और मास्टरबेशन करके हम इसको रिलीव भी करते हैं, लेकिन यह पोर्नोग्राफिक फैंटेसी किसी किसी के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है जब वह उन फैंटेसीज को रियलिटी में उतारने में लग जाते हैं। आपको फैंटेसी और रियलिटी में फ़र्क करते आना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती हैं, जैसे कि जेब के केस में हुआ था। जेब ने कहा था कि मुझे पता नहीं कि ये कैसे और कहाँ से शुरू हुआ, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे वहीं पर रोक देता। जेब अपनी खुद की फैंटेसीज की जाल में फंसता जा रहा था। उसने अपने चारों तरफ दीवारें बना ली थी जिसमें वो खुद के सीक्रेट छुपाता था। वह अपनी माँ की तरह बनता जा रहा था। जैसे उसकी माँ बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड थी, वो हमेशा रियलिटी वर्ल्ड से अपने मन में झगड़ती थी। जेब भी अब वैसा ही कर रहा था।
उसने उस जॉगर के बारे में नहीं सोचा, बस खुद के बारे में ही सोच रहा था। वो जॉगर के साथ फ्रेंडशिप करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी वह चीज़ें कर सकता था, लेकिन जेब उस जॉगर को बस एक ऑब्जेक्ट समझ रहा था जो उसे हासिल करना था। 1978 में लियोनल को जॉयसी के किसी और के साथ अफेयर होने की बात पता चली, जिससे दोनों ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों लियोनल ने अपना मन बदल लिया और जॉयसी को डिवोर्स देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों में काफ़ी झगड़े हुए और जॉयसी घर छोड़कर चली गई। जिसके बाद लियोनल ने कोर्ट के जरिए जॉयसी को साइकेट्रिक के पास भेज दिया, जहाँ पर उसका इलाज किया जाने लगा। उन दोनों लड़कों को अपने पेरेंट्स की यह हालत देखकर काफ़ी बुरा फील होता था। डेविड ने तो अपने पेरेंट्स से बोलचाल ही बंद कर दी थी और जेब और ज़्यादा पीने लगा था। वो कॉलेज में अपने साथ बियर की बॉटल्स ले जाता था और पार्किंग लॉट में अकेले बैठकर पीता रहता था। एक बार उसे टीचर ने देख लिया था। तब जेब ने उन्हें बताया था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। टीचर को पता था कि जेब के पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि जेब के दिमाग में उसकी डार्क फैंटेसीज भी है, जिससे वह डिप्रेशन में रहता है। इतना होने के बावजूद जेब ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। यह चीज़ सभी टीचर्स के लिए हैरान कर देने वाली थी। जेब हमेशा एक होशियार लड़का था। उसका IQ 117 था, बस वो ज़्यादा बोलता नहीं था और शांत रहता था। जेब अब 18 साल का हो चुका था, लेकिन उसने अभी तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया था। शायद उसको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था। उसके सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स थी। जेब दिखने में अच्छा था, लेकिन फिर भी उसे किसी भी लड़की ने खुद अप्रोच नहीं किया था। लेकिन कुछ समय बाद जेब के दोस्तों ने जेब के लिए ब्रिजेट गिगर, जो 16 साल की थी, उसको जेब से बात करने के लिए कहा। लेकिन ब्रिजेट ने एक शर्त रखी कि जब जेब शराब पीना छोड़ देगा तभी वह उसे डेट करेगी। एक दिन ब्रिजेट ने जेब को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। जेब उसके घर कोई अच्छा सूट पहनकर नहीं गया, बल्कि नॉर्मल सी ड्रेस पहनकर चला गया था। लेकिन ब्रिजेट ने अच्छी सी ड्रेस पहन रखी थी। जेब ब्रिजेट को छूने से भी परहेज कर रहा था। ब्रिजेट के पेरेंट्स को लगा कि वह शायद बहुत ही शाय है, इसीलिए। उसके कुछ दिनों बाद जेब और ब्रिजेट दोनों घूमने गए, तो वहाँ पर भी जेब ब्रिजेट का ध्यान नहीं रख रहा था। इससे ब्रिजेट पर उसका काफ़ी बुरा इंप्रेशन पड़ा। एक दिन ब्रिजेट के दोस्त उसके साथ जेब के घर पार्टी करने के लिए गए थे। तब जेब ने सबको एक कहानी बताई कि यह घर हंटेड है। यहाँ पर जो पहले रहते थे उनकी रूह यहाँ भटकती है। शुरुआत में यह कहानी सबको मजाक लगी, लेकिन उतने में ही वहाँ की लाइट चली गई। इसके बाद वह दोनों लड़कियां चिल्लाने लगी। ब्रिजेट तो तुरंत उस घर से बाहर चली आई। ब्रिजेट को उसके एक दोस्त ने घर छोड़ाया। तब आखिरी बार ब्रिजेट ने जेब को देखा था। जेब हमेशा ही ऐसे ही वियर्ड बिहेवियर करता था, इसलिए उसके बहुत कम दोस्त थे। वो हमेशा ही डेथ और बॉडी को कैसे डिकम्पोज करना होता है वो बताता था। इस विषय में बात करते वक्त वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता था, और यह बात उसके दोस्तों ने कई बार नोटिस की थी। जब लियोनल और जॉयसी का डाइवोर्स मंजूर हो गया, तब जॉयसी ने डेविड और जेब को अपने साथ ले लिया। लेकिन वह जेब को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त जेब पैरालिसिस से जूझ रहा था। जब वो होटल में अकेला था, तब वह डेविड को लेकर वहाँ से चली गई। उसने जेब को इस बारे में लियोनल को बताने से मना कर दिया था। ऐसे ही कई हफ्ते जेब उस रूम में अकेले ही रहा। उस रूम में फ्रिज में बस 1 गैलन दूध के सिवा कुछ नहीं था। एक बार लियोनल ने जब उनकी खबर पूछने के लिए फ़ोन किया, तब उसे जेब के बारे में पता चला। जेब की हालत तब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसकी इस हालत को देखकर उस होटल की केयर टेकर, जिसका नाम शेरी था, उसको उस पर दया आ गई। लियोनल ने अपने दोनों बेटों से उसको मिलाया। शेरी उन दोनों को पहले से जानती थी, जब वो उनकी माँ के साथ उस होटल में आए थे। डेविड काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड और चार्मिंग था, लेकिन जेब इसके उल्टा काफ़ी इंट्रोवर्ट और शांत, चुपचाप रहने वाला लड़का था। क्योंकि जेब के ना तो कोई दोस्त थे और ना ही कोई हॉबी, एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें जिससे वह अपना दिन भर का टाइम भर सके। उसके कोई एम्बिशियस गोल्स नहीं थे, थी तो बस उसकी अजीब सी फैंटेसीज। एक बार जेब को उसके रूम के बीच में एक जगह पर कई घंटों खड़े रहते लियोनल और शेरी ने देखा था। यह बात उन्हें बहुत अजीब लगी। एक बार बाकी घर वाले जब 1 हफ्ते के लिए बाहर गए, तब वह घर अकेले ही रुका। तब वह उस जॉगिंग वाले उस आदमी के बारे में सोचता था। वह सोचता था कि कैसे वह उस आदमी को उसकी फैंटेसीज के लिए तैयार कर सकता है। अगर वो चुपचाप बेड पर पड़ा रहा तो कितना अच्छा हो, अगर उसकी डेड बॉडी ही मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। जेब को पता था कि वह उस चीज़ के लिए बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहा है, और बाद में उसे इस बात का गिल्टी भी फील होता था। लेकिन फिर उसकी फैंटेसीज उस पर हावी हो जाती थी। वो सोचता था कि क्या मेरी उम्र के लड़के भी ऐसे ही सोचते होंगे, लेकिन बाद में उसे लगता था कि नहीं, वो तो किसी लड़की या फिर किसी औरत के बारे में सोचते होंगे। एक दिन वह ऐसे ही घर के बाहर देख रहा था कि उसे एक हिच हाइकर दिखा। वह दिखने में हैंडसम था। उसके कुछ दिनों बाद जब जेब अपनी पापा की कार लेकर घूम रहा था, तभी फिर से वही हिच हाइकर दिखा। उसने कार उस हिच हाइकर के पास रोकी और उसे लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठा लिया। दोनों कार में थे तब जेब की फैंटेसी फिर से जाग रही थी, लेकिन जेब नर्वस था क्योंकि उसने पहले कभी भी किसी हिच हाइकर को नहीं देखा था।
जेब ने फिर भी उससे पूछा कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, मेरे घर पर कोई नहीं है और हम साथ मिलकर बियर पियेंगे, जिसके बाद तुम अपने रास्ते चले जाना। उस हिचहाइकर ने हाँ कर दी। उस हिचहाइकर का नाम स्टीवन हिक्स था। जेब इस दौरान उसकी बॉडी को निहार रहा था। अब तक उसने सिर्फ मैगजीन और फोटोज़ में जो बॉडी देखी थी वो अब उसके पास बैठी थी। दोनों घर आए तब घर में बस जेब का डॉग फ्रिस्की ही था। जिसके बाद वो दोनों जेब के रूम में गए। जिसके बाद जेब ने स्टीव को मैरिजुआना दी, लेकिन उसने मना कर दिया। जिसके बाद उसने सिर्फ बियर पी। जेब उसको कपड़े उतारने के लिए कहना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था कि स्टीव होमोसेक्सुअल नहीं हुआ तो। स्टीवन अपना 19वां बर्थडे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाला था, लेकिन जेब के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। कुछ ही घंटे बाद स्टीवन ने कहा कि चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे रात होने से पहले यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जेब यह नहीं चाहता था। इस बात से वह मन ही मन में फ्रस्ट्रेशन में था। जेब उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह दूसरे रूम में जाकर एक 8 इंच की बारबेल उठाकर ले आया और वापस स्टीवन के रूम में आ गया। स्टीवन चेयर पर बैठा हुआ था। उसका सर जेब की दूसरी साइड में था। जेब ने वो रॉड उसके सर पर दे मारी। स्टीवन ने जेब को देख लिया था और वह खड़े होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जेब ने फिर से सर पर ही घाव कर दिया। इससे स्टीव जमीन पर गिर गया। इससे जेब को पैनिक और एक्साइटमेंट दोनों फीलिंग आ रही थी। उसके बाद जेब ने उसी रॉड से उसका गला घोटा जब तक कि उसकी सांसें थम ना जाए। जब उसका धड़ हिलना बंद हुआ तब जेब ने कई सालों से जो फैंटेसी सोच रखी थी वो सब उस डेड बॉडी के साथ की। जब वह इस सब से होश में आया तब उसे रियलिटी समझ आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह डर रहा था, खौफ में था कि उसने इतनी एक्सट्रीम चीज़ें कैसे कर ली। लोगों को भूत के मर्डर के सपने आते हैं और यह तो मैंने रियलिटी में कर दिया है। उसने वह बॉडी घर के बाहर लाई और सोचने लगा कि अब उस बॉडी का क्या करे। उस घर के बेसमेंट में एक छोटी सी जगह थी जिसमें सर झुकाकर जाना पड़ता था। जेब वह लाश वही ले गया, जहाँ पर उसने उस लाश को काटना शुरू किया। सबसे पहले हाथ और पाँव, जिसके बाद सर को उसने काटा। इसके बाद उसका पेट काट कर उसके अंदर क्या है वह देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह हाईवे के जानवर को काट कर देखता था। ये सब करने के बाद उसने स्टीवन के कपड़े अपने घर से कुछ ही दूरी पर ले जाकर जला दिए। ये होने के बाद जेब को गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए जेब ने और बियर पी और उस लाश के टुकड़े प्लास्टिक बैग्स में भरकर अपनी कार के पिछली सीट पर रख दिए और रात में ही गाड़ी निकालकर वह सब नदी में फेंकने के लिए निकल गया। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद जेब को शीशे में पुलिस की वैन की लाइट्स दिखी। पुलिस ने जेब को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उस गाड़ी में एक ऑफिसर था। उसने जेब से पूछा कि रात के 3 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी अकेले। जेब ने कहा कि मैं गाड़ी सीख रहा हूँ, सुबह काफ़ी भीड़ हो जाती है इसलिए। तभी और एक पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आई। दोनों ऑफिसर्स पूछताछ करके निकल ही रहे थे कि तभी ऑफिसर्स को जेब की कार के पिछले सीट पर एक बड़ी सी प्लास्टिक की बैग दिखी। ऑफिसर ने पूछा कि ये बदबू कैसे आ रही है, और ऑफिसर ने अपनी टॉर्च लगाकर वह देखने की कोशिश कर रहा था। जेब ने कहा कि वह घर का कचरा है, शहर के बाहर फेंकना था, इसलिए मैंने साथ ले लिया था। तब ऑफिसर ने पूछा पर इतने लेट क्यों। जेब ने बताया कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है और इससे मैं परेशान हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि ड्राइविंग करूंगा तो मन हल्का हो जाएगा। ऑफिसर को आगे की इन्वेस्टिगेशन करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि जेब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था और उस पर शक आना मुश्किल था। लेकिन 13 साल के बाद जब जेब को पकड़ा गया था तब कोइंसिडेंस से जिसे जेब का इंटरव्यू लेने भेजा गया था वह वही ऑफिसर था जिसने पहली बार जेब को उस नदी के पास रोका था। पुलिस ने जेब को फाइन देके उसे वापस घर जाने के लिए कहा। जब जेब घर आया तब उसने प्लास्टिक बैग से वापस स्टीवन का सर बाहर निकाला और उसे टेबल पर रखकर उसके सामने मास्टरबेट किया। जेब की फैंटेसीज अब रियलिटी में बदल चुकी थी। वह सब अब जेब का ही था। इसके बाद जेब ने बाकी की बॉडी और आंतें अपने घर के पीछे एक ड्रेनेज पाइप में डाल दी। इसके बाद उसने स्टीवन का नेकलेस भी नदी में फेंक दिया। इतना सब करने के बावजूद भी वह उस रात की मेमोरीज को नहीं फेंक पाया, इसलिए जेब ने स्टीवन का सर बहुत बुरी तरीके से डिकम्पोज करके अपने साथ रख लिया। जेब ने जब अपना कन्फेशन दिया था तब उसने कहा था कि उस रात के बाद मेरे साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की नॉर्मल रहने की, लेकिन वह तस्वीरें मेरे जहन से नहीं जा रही थी। सच कहे तो उस रात को एक इंसान की नहीं बल्कि 2 इंसान का कत्ल हुआ था, एक स्टीवन और दूसरा मैं। और जेब यह बात सच कह रहा था। उसके बाद जेब वही सेम चीज़ें 9 सालों तक दोहराता रहा। खैर उसके दूसरे दिन स्टीव को कोर्ट ने रात के 3 बजे गाड़ी चलाने के लिए $20 फाइन किए। इस इंसिडेंट के बाद जेब अपना सारा टाइम उसके डॉग और रेफ्रिजरेटर के साथ बिताता था। लियोनोर और शरी यह देखकर जेब के भविष्य के बारे में चिंता होती थी, लेकिन जेब को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह दिन में 5-5 शराब की बोतल स्पीकर पड़ा रहता था, लेकिन फिर भी शरी ने जेब को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए तैयार कर लिया। जेब को ओहियो यूनिवर्सिटी में भेजा गया।
जेब को तब हॉस्टल में एक रूम मिला जहाँ पर उसके साथ 3 और लड़के भी रहते थे। इन तीनों को जेब काफ़ी वियर्ड लगा क्योंकि जेब दिन भर अपने बेड पर पड़ा रहता था और बीटल्स के सॉन्ग सुनता रहता था। जेब को शराब पीने की भी आदत थी, इसलिए वह अपनी एवरेज अटेंडेंस भी पूरी नहीं कर पा रहा था। वह दिन में कई बोतल्स पीता था। जबकि पापा उसे स्टडी के लिए जो पैसे भेजते थे उससे वह शराब खरीदता था, लेकिन वो पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते थे। तब जेब अपना ब्लड डोनेट करके पैसे कमाता था और ऐसे वह हफ्ते में 2-2 बार वह अपना ब्लड डोनेट करने लगा था, जिससे वह अपनी शराब की तलब मिटा सके। जेब का बिहेवियर भी कुछ खास ठीक नहीं था। एक बार जब उस रूम के वह 3 स्टूडेंट बाहर घूमने के लिए गए, जब वो वापस आए तो उस रूम का सभी सामान एक कोने में पड़ा हुआ था और रूम के दीवारों पर पिज्ज़ा फेंका हुआ था। जेब का तब कोई दोस्त नहीं था और वह हमेशा ही अकेला रहता था। एक दिन जेब ने उसी हॉस्टल के एक स्टूडेंट की साइकिल चुरा कर बेच दी और उन पैसों से शराब पी। इस वजह से स्टूडेंट ने जेब की शिकायत प्रिंसिपल से की। कहा कि जेब की वजह से उन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो वह हमारे साथ रहना नहीं चाहता है और ना ही हम उसे रूम में रखना चाहते हैं। उसकी वजह से हमारी पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपल ने उन स्टूडेंट्स को एक टर्म रुकने के लिए कहा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पर अगले ही सेमेस्टर में जेब की ग्रेड बहुत ही कम आए, जिससे जेब को उस यूनिवर्सिटी में रखना प्रिंसिपल के लिए मुश्किल हो गया था। और लियोनल को भी पता था कि इस लड़के से अब पढ़ाई नहीं होगी और इसीलिए जेब को आने वाली क्रिसमस में कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया गया। जेब अपने शराब और ड्रग्स के नशे में इतना डूब जाता था कि एक बार वह अपने पापा की कार ले गया था, लेकिन बाद में उसे पता ही नहीं चला कि उसने कार कहाँ पार्क की थी। जिसके बाद लियोनल और शरी को वह कार ढूंढने के लिए जाना पड़ा। जिसके बाद जेब के पापा ने उसका एडमिशन एक मिलिट्री स्कूल में कर दिया। इस दौरान लियोनल और शरी ने शादी कर ली थी। जब जेब उस एकेडमी में गया तब वहाँ पर शराब पीना अलाउ नहीं था। जेब को हर रोज़ 5 बॉइल्ड अंडे नाश्ते में खाने पड़ते थे और जिसके बाद हर रोज़ 8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था, जिससे जेब का वेट बढ़ गया था, मतलब सुडल हो गया था। लेकिन जेब की शराब की आदत इतनी जल्दी थोड़ी मिटने वाली थी। जेब पानी की बोतल्स में शराब भर के लाता था। जब बड़े ऑफिसर्स को यह बात पता चलती थी तब वह जेब की वजह से पूरे प्लाटून को सजा देते थे, इसलिए बाद में वह लड़के जेब को पीटते थे। इस वजह से एक बार जेब के कान के पर्दे फट गए थे और बाद में इसी वजह से 10 साल बाद भी जेब के कान में दर्द होता था। उस दौरान जेब के डॉग फ्रिस्की की भी डेथ हो गई थी। तब जेब ने कहा था कि मैं तब रोया नहीं था, बल्कि जब से मैं कॉलेज गया हूँ तब से मैं रोया नहीं हूँ। फ्रिस्की एक अच्छा डॉग था। 11 मई 1979 में जेब को मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ पर 6 हफ्तों का कोर्स करके जेब एक क्वालिफाइड मेडिक बन गया था। जिंदगी में पहली बार उसने कोई चीज़ पूरी की थी। इसका रीज़न यह था कि उसे मेडिकल चीज़ों में इंटरेस्ट था और दूसरा रीज़न यह था कि उसके पापा भी केमिकल सब्जी में होशियार थे। उस मेडिकल कैंपेन में जेब ने बहुत सी नई नई चीज़ें सीखी, जिसको उसने अच्छाई के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए इस्तेमाल किया। जून 1979 में जेब को एक बटालियन के साथ जर्मनी भेजा गया, जहाँ पर वह 2 साल रहा। यह बात बड़ी अजीब थी कि जिस इंसान को अकेले रहना पसंद था वो अब लोगों के साथ घुल मिल रहा था, हर रोज़ नए नए लोगों से बात कर रहा था, लेकिन अभी भी वह शांत और मूडी ही था। जब उस बटालियन के लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे होते थे तो वह जेब से पूछते थे कि क्या तुमने कभी किसी लड़की को किस किया है। जेब कहता था कि नहीं। तब एक दिन सभी लड़कों ने डिसाइड किया कि अब की बार जेब की वर्जिनिटी लूज वो कराएंगे। उस गांव में एनाबेला हाउस करके एक जगह थी, जहां पर उन लड़कों ने जेब को अंदर भेज दिया और वह भी दूसरी जगह लड़कियां देखने के लिए चले गए। लेकिन जेब बिना कुछ करे ही वापस ही बाहर आ गया। उसके दोस्तों को लगा कि जेब शायद बहुत ही शर्मिला है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन उन लड़कों में उम्र में बड़े एक आदमी ने जेब को पहचान लिया था कि जेब होमोसेक्सुअल है, क्योंकि वह जानता था कि जेब कुछ तो छुपा रहा है। जेब जर्मनी में जब तक रहा तब तक उसने कभी भी सेक्स नहीं किया। जेब ने बताया था कि उम्र में बड़े एक सर्जन ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन जेब ने उसे मना कर दिया था। जेब के दोस्तों का कहना था कि जेब बस शरीर से बड़ा हुआ था, उसका दिमाग अभी भी छोटे बच्चे जैसा ही था। जेब को वहाँ पर एक होमोसेक्सुअल क्लब भी मिला था, लेकिन वहाँ पर भी उम्र में बड़े लोग ही थे और जेब जानता था कि उसकी फैंटेसी कितनी खतरनाक साबित होती है, इसलिए जेब ने वहाँ पर भी जाना ठीक नहीं समझा। मिलिट्री कैंप में रहते हुए उसे शूटिंग का शो भी लग गया था। वह हर गन चलाकर देखता था। सोल्जर्स का एक दिन रम पीने का होता था, तब जेब जी भर कर रम पीता था। नवंबर 1979 में एक ऑफिसर की थैंक्स गिविंग पार्टी थी। तब जेब को उसकी बटालियन के साथ क्रूज पर बुलाया गया था, जहाँ पर जेब का एक सोल्जर के साथ आर्गुमेंट हो गया था। जिसके बाद उस सोल्जर ने जेब को कहा कि अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो जाओ वापस अपने कैंप में। बाहर बहुत बर्फ पड़ रही थी। वह तुरंत वहाँ से चला गया। 10-15 मिनट बाद जेब को सब लोग ढूंढने लगे, लेकिन जेब उनको वहाँ पर क्रूज पर नहीं मिला। उन सबको उसकी चिंता हो रही थी कि इतनी ठंड में जेब कैसे कैंप में वापस गया होगा।
क्योंकि कैंप वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। उन सभी ने जेब को आधे घंटे तक बाहर ढूंढा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिला और सबको लगा कि जेब को शायद कोई टैक्सी मिल गई होगी जिससे वो वापस चला गया होगा। करीब 4 घंटे बाद जेब वापस क्रूज पर आया। जेब को देखकर सब खुश थे, लेकिन जेब थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। उसके चेहरे पर चश्मा भी नहीं था, उसका जैकेट भी ठंडा नहीं था, जबकि बाहर कड़ी ठंड पड़ रही थी। जेब जल्दी से किचन में चला गया और अपने हाथ जोर जोर से रगड़ कर धोने लगा। उसका एक दोस्त उसके पीछे आया और उसने देखा कि जेब की जैकेट पर खून के छींटे थे। जेब ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने कुछ किया है शायद। उसके दोस्त ने कहा कि शायद कुछ बहुत बुरा हुआ है, शायद जेब ने खुद के चश्मे से खुद को ही जख्मी कर लिया है, यह मुझे सुसाइड का केस लग रहा है। यह बात सबको पता चलने के बाद उस पार्टी में सब शांत होकर एक जगह बैठ गए और सभी ने सोचा कि जेब को इस हालत में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद एक दोस्त ने जेब से कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात हो तो वो मुझे बता दो, इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, ऐसी चीज़ तुम्हें अंदर से खाती रहेगी। 6 महीने बाद सभी बड़े ऑफिसर्स ने मिलकर जेब को मिलिट्री सर्विस से रिटायर कर दिया। मतलब उसे निकाला नहीं गया, बल्कि पूरी इज्जत से उसके भविष्य के लिए उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। 24 मार्च 1981 में जेब को मिलिट्री से एक खास वाउचर भी मिला, जिससे वो अमेरिका के किसी भी स्टेट में रहने जा सकता था। तब जेब के पेरेंट्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि जेब को मिलिट्री से निकाल दिया गया था। तो दोस्तों, पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें, पूरी डिटेल्स के साथ मुझे आपको बताना था इसलिए। लेकिन पार्ट 2 जल्दी आएगा, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार पार्ट 2 में, बट तब तक के लिए